सर्वप्रथम आप सभी को शुभ संध्या। कक्षा की शुरुआत करने की मैं घोषणा करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी तक वॉइस क्वालिटी अच्छी जा रही होगी। पिछले कक्षा में मौर्योत्तर काल के दौरान हमने कण्व वंश तक का अध्ययन किया था, जो आप सभी के संज्ञान में है। एक बार अपनी नोटबुक देख देख लीजिए, कंफर्म कर लीजिए क्या आपने कण्व वंश तक लिख लिया था। और मैंने इस कड़ी में एक नोट आप तक भेजा था, जिसमें जो बिहार सरकार की योजनाओं का अंतिम भाग था, पार्ट 3, मैंने आप सभी तक संप्रेषित कर दिया था और आप सभी ने उसे जरूर लिख लिया होगा। वह आने वाली परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखेंगे। कितने लोगों ने लिख लिया है वो हाथ खड़े करें। कई अभ्यर्थियों ने लिख लिया, कुछ लोगों ने अभी हाथ नहीं खड़ा किया है। उसे आप अविलंब लिख लें। मैं कोशिश करूंगा उसकी एक क्लास हो जाए आज से कल तक, ताकि शेष टॉपिक को भी हम एक बार रिवीजन प्रदान कर सकें और देख सकें कि क्या क्या बातें वहाँ अति महत्वपूर्ण थी। यदि आज समय बचेगा तो आज ही उसकी क्लास हम ले लेंगे। ठीक है। सबसे पहले आज हम मौर्योत्तर काल में सातवाहन को देखेंगे और इसके बाद फिर एक आध अध्याय बचते हैं और प्राचीन भारत की समाप्ति हो जाएगी। शुरुआत किया जाए। हेडिंग में लिखिए सातवाहन वंश। सातवाहन वंश। सातवाहन वंश। सातवाहन वंश। ठीक है। सातवाहन वंश। शुरुआत करते हैं। ब्रैकेट में लिख दीजिए 60 ईसा पूर्व से लेकर 225 ईस्वी तक। 60 ईसा पूर्व से लेकर 225 ईस्वी तक। 60 ईसा पूर्व से लेकर 225 ईस्वी तक। 225 ईस्वी तक लिख लिया। अब ध्यान रखेंगे कि जो इस कड़ी में मैंने आपको बताया था कि देसी वंश और विदेशी वंश आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से उल्लेखनीय है, तो ध्यान रखेंगे कि जो सातवाहन है वह देसी वंश की कड़ी में है। तो देसी वंश को थोड़ा सा अधिक फोकस करना है और इसमें 4 शासक परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। फर्स्ट पॉइंट लिखिए। लिखिए 4 शासक महत्वपूर्ण हैं। 4 शासक महत्वपूर्ण हैं। 4 शासक महत्वपूर्ण हैं। 4 शासक महत्वपूर्ण हैं। नंबर 1 सिमुक। पहले शासक का नाम लिखिए, सिमुक। सिमुक। पहले शासक का नाम होगा सिमुक। ठीक है। अब यहां से आपको अलग अलग ईस्वी याद करने की आवश्यकता नहीं है। राउंड फिगर में शासन की ईस्वी याद रखिए, क्योंकि जो बाद के शासक हुए उनका कार्यकाल बहुत लंबा नहीं रहा है, तो वह परीक्षा के दृष्टिकोण से बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है। तो जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको हम लोग लिख लेंगे। हम सिमुक में हैं। लिखिए सातवाहन वंश का संस्थापक था।
सातवाहन वंश का संस्थापक था। सातवाहन वंश का संस्थापक था। संस्थापक था। इसकी राजधानी कहाँ थी? कौन बताएंगे? पैठन, वेरी गुड। तो लिखिए राजधानी में पैठन, ब्रैकेट में प्रतिष्ठान। पैठन, ब्रैकेट में प्रतिष्ठान, गोदावरी नदी के किनारे। गोदावरी नदी के किनारे। गोदावरी नदी के किनारे। ठीक है। एक लाइन और ऐड कर दीजिए। लिखिए इसका दूसरा नाम आंध्र वंश भी है। आंध्र वंश। इसका दूसरा नाम आंध्र वंश भी है। आंध्र वंश भी है। इसका दूसरा नाम आंध्र वंश भी है। ठीक है। इतनी बातें आपको सिमुक में याद रखना चाहिए। अब इसके जो बाद का शासक है उसका नाम लिखिए सातकर्णी प्रथम। नेक्स्ट में, दूसरे नंबर में। सातकर्णी प्रथम। सातकर्णी प्रथम। ठीक है। अब इस शासक के विषय में भी दो तीन बातें महत्वपूर्ण हैं। जैसे इनकी पत्नी का नाम पूछा जाता है, तो लिखिए पत्नी का नाम नागनिका या नयनिका, दोनों याद रखिएगा। पत्नी का नाम नागनिका या नयनिका। दोनों में से कोई एक पूछ सकता है, इसको ध्यान में रखेंगे। नागनिका या नयनिका। ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि पत्नी का नाम क्यों पूछा जाता है यहां पर, कौन बताएंगे? पहली महिला शासिका थी। वेरी गुड। देखिए कहा जाता है कि जो प्राप्त स्रोत हैं उसमें भारतीय इतिहास की यदि पहली महिला शासिका की बात की जाए तो वह नागनिका या नयनिका है। ठीक है। और ये प्राप्त होता है एक अभिलेख के माध्यम से, पुणे वाले अभिलेख के माध्यम से। इसको लिख लीजिए। लिखिए अति महत्वपूर्ण है कि, अति महत्वपूर्ण है कि, अति महत्वपूर्ण है कि नागनिका भारत की पहली महिला शासिका थी। नागनिका भारत की पहली महिला शासिका थी। भारत की पहली महिला शासिका थी। शासिका थी। ब्रैकेट में नानेघाट अभिलेख। कौन सा अभिलेख? नानेघाट। नानेघाट अभिलेख। ठीक है। कहां पर है? ऊना, महाराष्ट्र। ऊना, महाराष्ट्र। नहीं भूलिएगा इसे। नागनिका आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है। आगे चलते हैं। एक लाइन जोड़ दीजिए। देखिए सातकर्णी प्रथम के समय
सातकर्णी प्रथम के समय सातकर्णी प्रथम के समय भूमि अनुदान भूमि अनुदान देने का उल्लेख मिलता है, देने का प्रथम प्रमाण मिलता है, ये लिख दीजिए। भूमि अनुदान देने का प्रथम प्रमाण मिलता है, प्रथम प्रमाण मिलता है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। हर शासक में दो तीन बातें ध्यान रखते हुए चलेंगे। जहां जहां मुझे लगता है मैं उन बातों को उल्लेखित कर देता हूं। और आपको यहाँ ईस्वी शासकवार ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, कभी नहीं पूछा जाएगा। क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया था कि जो मौर्योत्तर काल है उसको अंधकार युग की संज्ञा दी गई है, क्योंकि सोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं, जो सबूत मिले हैं वो बहुत कम मिले हैं। उसके आधार पर तिथियों में हेरफेर है, विद्वानों में मतभेद है। तो एक राउंड फिगर में जैसे आपने लिख लिया कि सातवाहन वंश 60 ईसा पूर्व से लेकर 225 एडी तक, इतना याद रख लीजिए काफी है। ठीक है, आपने तीन चार बातें देख ली। सबसे पहले क्या देखा? सबसे पहले सिमुक को देखा। आपने देखा कि यह वास्तविक संस्थापक है, इसको आपने ध्यान रख लिया। ठीक है, आंध्र वंश इसका दूसरा नाम है, इसको आपने ध्यान रख लिया। और इसकी राजधानी पैठन है, यानी प्रतिष्ठान, महाराष्ट्र में गोदावरी के किनारे। सातकर्णी के बारे में जाना कि सातकर्णी की पत्नी नागनिका या नयनिका भारत की इतिहास की पहली महिला शासिका रही है। यह परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और नाने घाट अभिलेख बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको ध्यान रख लेंगे। कहाँ पर है नाने घाट? पुणे, महाराष्ट्र। वेरी गुड। भूमि अनुदान का सबसे पहला उल्लेख कब मिलता है, किसके शासन में? सातकर्णी प्रथम। ठीक है, अब लिखिए तीसरे शासक का नाम, राजा हॉल। बहुत चर्चित हैं ये भी। अब लिखिए राजा हॉल। राजा हॉल। ठीक है, यह तीसरे शासक हैं महत्वपूर्ण के रूप में, ध्यान रखिएगा। अब इनके समय में क्या हुआ? तो प्राकृत भाषा का जो सबसे बड़ा ग्रंथ है, गाथा सप्तशती, उसे इन्होंने खुद लिखा। इसको लिख लीजिए। देखिए इनके समय प्राकृत भाषा की सबसे बड़ी और प्रसिद्ध पुस्तक, सबसे बड़ी और प्रसिद्ध पुस्तक, प्रसिद्ध पुस्तक गाथा सप्तशती, गाथा सप्तशती लिखा गया। गाथा सप्तशती लिखा गया, जिसके रचयिता हॉल हैं, हॉल स्वयं हैं, जिसके रचयिता हॉल स्वयं हैं। ठीक है, अब देखिए यहां से एक और बात पता चलती है। क्या पता चलती है? तो सातवाहनों की जो राजभाषा थी वह कौन सी भाषा थी? प्राकृत भाषा। तो यहां से यह भी पता चलता है गाथा सप्तशती की रचना से, उनकी जो व्यवहार की भाषा थी वह प्राकृत भाषा थी। तो लिख दीजिए नोट में। देखिए सातवाहनों की भाषा प्राकृत थी, राजकीय भाषा कर दीजिएगा। सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत थी, प्राकृत थी। ठीक है, अब एक पुस्तक है, ध्यान देंगे। इसका नाम है वृहत कथा। किसने लिखा था?
गुणाढ़ी ने लिखा था। किसने लिखा था? गुणाढ़ी सही उत्तर है। तो लिख दीजिएगा, वृहत कथा के रचयिता गुणाढ़ी। वृहत कथा के रचयिता गुणाढ़ी। गुणाढ़ी राजा हॉल के समकालीन थे। राजा हॉल के समकालीन थे। ठीक है। अब एक बात ध्यान देंगे इस पर, नाम ही है वृहत कथा, इसमें यह आज तक की यह सबसे लंबी कथा है, जिसमें 1 लाख श्लोक हैं, 1 लाख से भी ज्यादा है। और सबसे आश्चर्य की बात है कि आज भी इसका मूल रूप हमें मिल नहीं सका है। मूल रूप समझते हैं ना, जैसे रामायण है, तो रामायण जो मूल लिखा गया था वो महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया था। उस तरह से जो वृहत कथा गुणाढ़ी ने लिखी थी, उसकी असली कॉपी नहीं मिलती है, लेकिन उसके पैरेलल में जो टीका है वह मिलता है, जैसे कथा सरित सागर इस नाम से, और भी कई हैं। इस पॉइंट को हम मेंशन करेंगे। नीचे लिख दीजिए, वृहत कथा सबसे लंबी कथा है। वृहत कथा सबसे लंबी कथा है, जिसमें 1 लाख श्लोक हैं। जिसमें 1 लाख श्लोक हैं। बृहत कथा सबसे लंबी कथा है, जिसमें 1 लाख श्लोक हैं, और इसका मूल रूप नहीं मिलता है। ठीक है। तो फिर मिलता क्या है इसके विषय में, क्या क्या उपलब्ध है? इसके रूपांतरित रूप उपलब्ध हैं। इसको भी लिख दीजिए। लिखिए, इसके निम्नलिखित रूपांतरण उपलब्ध हैं। इसके निम्नलिखित रूपांतरण उपलब्ध हैं। उपलब्ध हैं। जैसे जैसे वृहत कथा मंजरी, लिख पाएंगे कि नहीं? वृहत कथा मंजरी। यदि किन्हीं को लिखने में असमर्थता हो तो बता दें, मैं लिख दूंगा। उसके बाद लिखिए दूसरा, कथा सरित सागर। कथा सरित सागर। कथा सरित सागर। कथा सरित सागर। तीसरा लिखिए, वृहत कथा श्लोक संग्रह। वृहत कथा श्लोक संग्रह। श्लोक संग्रह। ठीक है। अब पूछते हैं विनीत, आप बताइए कि वृहत कथा किसने लिखा? विनीत कुमार, वृहत कथा किसने लिखा? इतना ये राजा हॉल होगा इसका उत्तर। अभी अभी लिखाए हैं, देखिए उसमें क्या लिखा हुआ है। अभी अभी लिखाए हैं, वृहत कथा किसने लिखा? गुणाढ़ी ने लिखा। विनीत एक बार सामने आइए, एक बार, कहाँ हैं आप? क्या लिखवाए थे कि गाथा सप्तसती हॉल ने लिखा? लिखवाए थे कि नहीं लिखवाए थे? है ना? क्या लिखवाए थे अभी? आदित्य जी, इस गलती के लिए क्या सजा मिलनी चाहिए? यह तो सरासर गलत हो गया, और मैं जानता हूं गलती हो जाएगी। ध्यान से लिखिए, पता रहता है कौन गलती करेगा। गाथा सप्तसती हॉल ने लिखा, बृहत कथा गुणाढ़ी ने लिखा। अब एक अगला क्वेश्चन है इससे जुड़ा हुआ, इसीलिए मैंने ये पूछा।
बृहत कथा के तो रूपांतरण भी आपने लिख लिए। अब एक किताब है बृहत कथा कोश, ये किसने लिखी? बृहत कथा कोश किसने लिखी, ये कौन बताएंगे? जल्दी। हरिसेन ने लिखा है। किसने लिखा है? हरिसेन। हरिसेन के बारे में और क्या जानते हैं? जल्दी से कोई बताएं, लिखवा चुके हैं, सब भूल गए। प्रयाग प्रशस्ति, हरिसेन लिखवाया था ना अभी हाल में मैंने। कभी नहीं भूलिए, प्रयाग प्रशस्ति को हर हाल में याद रखना चाहिए। सुदर्शन झील को कभी नहीं भूलिए, 4 शासकों का नाम जुड़ा हुआ है, कौन बताएंगे? ज्योति जी बताइए कि सुदर्शन झील के उद्धार से। और स्कंदगुप्त, वेरी गुड, चारों उत्तर सही हैं, तो इस सब को ध्यान रखना है। अभी एक नोट में लिख दीजिए, देखिए बृहत कथा कोश तीर का चिन्ह हरिसेन, बृहत कथा कोश तीर का चिन्ह हरिसेन। अब देखिए मिलते जुलते नाम है लेकिन लेखक अलग अलग है। यदि बृहत कथा रहेगा तो गुनाढ्य हो जाएगा, कोश लग जाएगा तो हरिसेन हो जाएगा। बृहत कथा कोश हरिसेन, हरिसेन, ध्यान देंगे इस पर। ठीक है। हम्म। अमरकोश है वो अलग किताब है, अमरकोश है। ठीक है, आगे चलेंगे। थोड़ा थोड़ा नाम का डिफरेंस रहता है, जैसे पदावली है, पूछ देता है कई बार, तो आगे हम मध्यकाल में जाकर उसको देखेंगे। ऐसे कई नाम हैं जो मिलते जुलते रहते हैं। और उससे एक और भी मिलता जुलता नाम है पदावली से, उसका नाम मेरे जेहन से बाहर जा रहा है, उसी से जो मिलता जुलता हुआ नाम है। तो एक तुलसीदास ने लिखा है, रत्नावली, वेरी गुड। तो ये दोनों कंफ्यूज कर देते हैं, तो उसकी चर्चा हम मध्यकाल में कर लेंगे। अभी मूल बातों में लौट आए। हमने लिख लिया है। अगले शासक का नाम लिखिए, गौतमी पुत्र सातकर्णी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चौथा नंबर। गौतमी पुत्र सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी। ठीक है। अब इसके बारे में सबसे बड़ी बात यह है, यह सातवाहन वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। पहला पॉइंट यही लिख दीजिए, यह इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। यह इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। सबसे शक्तिशाली शासक था। ठीक है, सबसे शक्तिशाली शासक था। पॉइंट नंबर 2, देखिए ब्राह्मणों के साथ साथ, ब्राह्मणों के साथ साथ बौद्ध भिक्षुओं को भी भूमि अनुदान में दिया। ब्राह्मणों के साथ साथ बौद्ध भिक्षुओं को भी भूमि अनुदान में दिया। भूमि अनुदान में दिया, इसको ध्यान रखिएगा। पहला शासक हुआ इस वंश का जो बौद्ध भिक्षु को भी उसमें शामिल कर लिया। ठीक है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो परीक्षाओं का मूल प्रश्न रहता है यहां से, कि शीशे का सिक्का चलाया। कई बार पूछते हैं कि शीशे का सिक्का किस शासकों ने चलाया, उत्तर होता है सातवाहन शासकों ने चलाया। तो लिख दीजिए शीशे का सिक्का चलाया, शीशे का सिक्का चलाया। शीशे का सिक्का चलाया।
ठीक है, 3 बातें हो गई। आगे चलिए, अब 5वां लिखिए, यज्ञ श्री सातकर्णी। यज्ञ श्री सातकर्णी। यज्ञ श्री सातकर्णी। यज्ञ श्री सातकर्णी। अब यहां भी एक विवाद है। परीक्षा में पूछा जाता है कि सातवाहन वंश का अंतिम शासक कौन था। कहीं कहीं पर पुलुमावी तृतीय का नाम मिल जाएगा और कहीं कहीं पर यज्ञश्री सातकर्णी का नाम मिल जाएगा, तो दोनों को याद रख लीजिए, क्योंकि अंधकार युग है, स्रोतों का घोर अभाव है। इस युग में जो भी स्रोत मिले हैं, इसके आधार पर यही उम्मीद लगाई जाती है कि पुलुमावी तृतीय अथवा यज्ञश्री सातकर्णी अंतिम शासक रहे होंगे। तो देख लीजिएगा, इसको जो पूछ दे वो सही कर दीजिएगा, उसमें लिख दीजिए। पहला पॉइंट लिखिए, यह सातवाहन वंश का अंतिम शासक था। यह सातवाहन वंश का अंतिम शासक था। सातवाहन वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, एक शासक का नाम है पुलुमावी थर्ड। नोट में लिख दीजिए। देखिए, हालांकि पुलुमावी तृतीय हालांकि पुलुमावी तृतीय पुलुमावी तृतीय एवं एवं विजय सातकर्णी को भी अंतिम शासक माना जा सकता है। विजय सातकर्णी को भी सातकर्णी को भी अंतिम शासक माना जा सकता है। अंतिम शासक माना जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ब्रैकेट में लिख दीजिए, मतभेद है। मतभेद है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सातवाहन काल में जिला को आहारा कहा जाता था। सातवाहन काल में जिला को आहारा कहा जाता था। जिला को आहारा कहा जाता था। देखिए, गौलमिक ग्राम प्रशासन का अध्यक्ष होता था। 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 नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कटक। कटक किसे कहते थे? देखिए, कटक सैन्य शिविर को कहा जाता था। कटक सैन्य शिविर को कहा जाता था। सैन्य शिविर को कहा जाता था। कहा जाता था। नेक्स्ट
देखिए स्कंधावार, स्कंधावार, स्कंधावार सैन्य बस्ती को कहा जाता था। सैन्य बस्ती को कहा जाता था। सैन्य बस्ती को कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट, लिखिए सातवाहनों के काल में, सातवाहनों के काल में, काल में अमरावती, सातवाहनों के काल में अमरावती कला शैली का विकास हुआ था। अमरावती कला शैली का विकास हुआ था। अमरावती कला शैली का विकास हुआ था जिसका रॉ मटेरियल, जिसका रॉ मटेरियल क्या था? सफेद संगमरमर था। जिसका रॉ मटेरियल सफेद संगमरमर था। सफेद संगमरमर था। ठीक है। अब आप एक चीज देखेंगे, जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी, तो जो ऐसे नाम हैं यह सिद्ध करते हैं कि वंश मातृसत्तात्मक रहा होगा, और महिला शासिका का भी उल्लेख मिल ही जाता है। इस लाइन को लिख देना चाहिए। लिखिए सातवाहन वंश मातृसत्तात्मक था। मातृसत्तात्मक वंश था। सातवाहन वंश मातृसत्तात्मक वंश था। इतनी बात यदि आप संज्ञान में रख लेते हैं तो परीक्षा के दृष्टिकोण से सातवाहन में और विशेष याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि एक आध पॉइंट्स कहीं मुझे दिख जाएंगे तो बूस्टर फैक्ट्स के माध्यम से मैं आप सभी तक पहुंचा दूंगा। ठीक है, अगले वंश में चलते हैं। लिखिए नेक्स्ट हेडिंग में कलिंग का चेदी वंश या मेघवाहन वंश। कलिंग का चेदी वंश, क्लाइस मेघवाहन इसी का नाम है। मेघवाहन वंश, कलिंग का चेदी वंश या मेघवाहन वंश। और तिथि लिखना हो तो लिख दीजिएगा पहली सदी ईसा पूर्व के अंत में। एक आइडिया रहेगा। पहली सदी ईसा पूर्व के अंत में। पहली सदी ईसा पूर्व के अंत में। अब इसमें क्या पढ़ना है, इसमें क्या महत्वपूर्ण है? इसमें एक शासक का नाम बहुत महत्वपूर्ण है, खारवेल। खारवेल से किस महत्वपूर्ण चीज का संबंध है, कौन बताएंगे? पढ़ाए हैं एक बार, फर्स्ट चैप्टर में भी चर्चा। वेरी गुड। हाथी, हाथी गुम्फा अभिलेख, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो याद रखिएगा। और खारवेल किस धर्म से संबंध रखते थे, कौन बताएंगे? जैन धर्म से, वेरी गुड, जैनी थे। तो लिख लीजिए इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक, इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक राजा खारवेल था। राजा खारवेल था जो जैन धर्म के थे, जैन धर्म से जुड़े थे, ये लिख दीजिए। जो जैन धर्म से जुड़े थे।
ठीक है, एक लाइन लिख दीजिए। देखिए, इनके इतिहास का प्रमुख स्रोत, इनके इतिहास का प्रमुख स्रोत, इनके इतिहास का प्रमुख स्रोत, इनके इतिहास का प्रमुख स्रोत हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख। कहां पर है ये? उदयगिरी की पहाड़ी ओडिशा से मिलती है। उदयगिरी की पहाड़ी उड़ीसा से मिलती है। उदयगिरी की पहाड़ी उड़ीसा से मिलती है। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है हारवेल के बारे में, हाथी गुम्फा अभिलेख। और ध्यान रखिएगा कि जो जैन धर्म परंपरा की सबसे प्राचीनतम मूर्ति है वो भी यहीं से मिलती है। लिख दीजिए, लिखिए, जैन धर्म के प्राचीनतम मूर्ति का प्रमाण यहीं से मिलता है। जैन धर्म के प्राचीनतम मूर्ति का प्रमाण यहीं से मिलता है, यहीं से मिलता है, यहीं से मिलता है। ठीक है, इस प्रकार हम देसी वंश को देख चुके हैं। ठीक है, सातवाहन उसका लास्ट था। अब हम विदेशी वंश को देखेंगे। आपका हेडिंग होगा विदेशी वंश, टॉप हेडिंग विदेशी वंश। और विदेशी वंश में जो सबसे पहला है वो हिंद यूनानी होगा। इंडो ग्रीक, इंग्लिश में इंडो ग्रीक, या इसको हिंदी में आप कह सकते हैं हिंद यूनानी। इंडो ग्रीक पहले शासक में लिखिए, पहले वंश में इंडो ग्रीक, हिंद यूनानी। ठीक है, अब इसका काल क्या है तो ब्रैकेट में लिख दीजिए, दूसरी सदी ईसा पूर्व, यानी 200 ईसा पूर्व से लेकर 100 ईसा पूर्व के बीच। 200 ईसा पूर्व से लेकर 100 ईसा पूर्व के बीच। वैसे आप तिथि ना भी याद रखें तो यहां कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, तथ्य आपसे केवल पूछ लिए जाएंगे इसके जो महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब हिंद यूनानियों की सबसे खास बात क्या है? इनकी सबसे खास बात है, इन्होंने सबसे पहले सोने का सिक्का चलाया, आकृति युक्त भी और लेख युक्त भी। इसको लिख लीजिए, लिखिए, सबसे पहले सोने का सिक्का चलाया। किसने चलाया? हिंदू यूनानियों ने सबसे पहले सोने का सिक्का चलाया। अब ब्रैकेट में लिख देंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे आकृति या प्लस लेख युक्त, दोनों थे। आकृति युक्त प्लस लेख युक्त, शेप भी था, डिजाइन भी था, लेख भी था, लिखा हुआ भी था। ठीक है, कभी पूछा जाए कि सबसे पहले सोने का सिक्का किसने चलाया, सीधा उत्तर होगा हिंद यूनानियों ने चलाया। अब इस वंश का जो सबसे महत्वपूर्ण शासक है वो कौन है? मेनांडर है, जिसको मिलिंद भी कहते हैं। मिलिंद प्रश्न आपने सुना होगा। ठीक है, लिख लीजिए, बौद्ध भिक्षु नागसेन से जुड़ा हुआ है। हाँ, इसको लिख लीजिए, इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक मिलिंद हुआ, ब्रैकेट में मिनांडर।
इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक मिलिंद ब्रैकेट में मिनेंडर हुआ। और हिंद यूनानियों की राजधानी कहाँ थी, ये कौन बताएंगे? शाकल, सियालकोट। लिख दीजिएगा ब्रैकेट में, आधुनिक आधुनिक सियालकोट, आधुनिक सियालकोट। अर्चना जी बताइए कि सियालकोट कहाँ पर है, तेजी में बताएंगे, माइक ऑन करके बताएंगे सियालकोट कहाँ पर है। काफी समय लग गया। कोई और? पाकिस्तान में है, अभी के पाकिस्तान प्रांत में है। ठीक है, लिख दीजिए इसको। लिख दिया आपने, राजधानी में साकल, ठीक है, ब्रैकेट में आधुनिक सियालकोट, पाकिस्तान, मेंशन कर दीजिए। आपको एक आइडिया रहेगा, अखंड भारत में जिस समय पाकिस्तान शामिल था उस समय में इंडो ग्रीक किधर से आए थे, तो नॉर्थ और वेस्ट के बीचों बीच से। आगे चलते हैं। देखिए, मिलिंद ने बौद्ध भिक्षु नागसेन से कई प्रश्न पूछे। मिलिंद ने बौद्ध भिक्षु नागसेन से कई प्रश्न पूछे, कई प्रश्न पूछे, जिसका संकलन मिलिंद प्रश्न में है, जिसका संकलन मिलिंद प्रश्न में है। मिलिंद प्रश्न में है, ठीक है। इस कड़ी में नागसेन ने, इस कड़ी में बौद्ध भिक्षु नागसेन ने, इस कड़ी में बौद्ध भिक्षु नागसेन ने मिलिंद को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया, बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। दीक्षित किया। अभी पूछा जाएगा कि मिलिंद प्रश्न के या मिलिंद पान्हों के लेखक कौन है, तो क्या कहिएगा, क्या होगा उत्तर? नागसेन हो जाएगा। और नागसेन ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने मिनेंडर को बौद्ध धर्म में दीक्षित कर दिया। इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। देखिए, इस वंश का अंतिम शासक हर्मियस था। इस वंश का अंतिम शासक हर्मियस था। इस वंश का अंतिम शासक हर्मियस था, जिसे पहलवियों ने पराजित किया। पहलवी मतलब पार्थियन, जिसे पहलवियों ने पराजित किया, ब्रैकेट में पार्थियनों ने। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाए। काजल जी एक बार माइक ऑन करें। आपसे एक प्रश्न है कि भगवान बुद्ध की पहली मूर्ति किस कला में बनी थी? हमें लग रहा है अर्चना जी बताना चाहते हैं, बताइए। हिंदी में क्या कहेंगे उसको, पहली मूर्ति? पहली मूर्ति, अच्छा, वेरी गुड। देखिए, बुद्ध की सभी मूर्तियां गांधार शैली में है, लेकिन जो बुद्ध की सबसे पहली मूर्ति थी वो मथुरा कला में बनी है। इसको ध्यान रखिएगा, ये लिखवा दिए हैं, है कि नहीं है? कितने लोगों को याद है कि लिखवा दिए हैं? वो हाथ खड़े करें, एक बार स्पष्ट करवा दिए थे। चलिए, बुद्ध की जो सबसे पहली मूर्ति है वो मथुरा कला में है, लेकिन जो बाकी मूर्तियां हैं वह गांधार कला में है। और गांधार कला को ही इंडो ग्रीक शैली भी कहते हैं, इसको भी ध्यान रखेंगे, तो लिख लीजिए इसको।
बुद्ध वाला तो लिखवा दिए हैं। जिनका क्लास मिस कर गया है, एक बार चैनल पर जाकर भी आप वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल 10 तारीख के बाद शेष वीडियोस भी आ जाएंगे जो रिकॉर्डेड हैं। लिख दीजिए, गांधार कला को भारत में हिंद यूनानियों ने ही जन्म दिया। गांधार कला को भारत में हिंद यूनानियों ने ही जन्म दिया। गांधार कला को भारत में हिंद यूनानियों ने ही जन्म दिया। ठीक है। अब अगले राजवंश का नाम लिखिए, शक शासक। शक शासक, सब में इंपॉर्टेंट बातों को देख लेंगे। इसमें लिख दीजिए 200 बीसी से 400 एडी तक। समझ पा रहे होंगे, 200 ईसा पूर्व से लेकर 400 ईस्वी तक, इस बीच इनका काल रहा। ठीक है, अब समझिए, सबसे पहला शासक कौन था? कौन था? देखिए, मोगा कहते हैं, इसी का दूसरा नाम है मौस। बाद में एक संप्रदाय बना मौस, शक संप्रदाय। लिख लीजिए। और जहां मौस लिखा है वहीं मेंशन कर दीजिए, प्रथम शक शाखा भी कहते हैं मौस को। ठीक है। पहला शासक मोगा या मौस। मौस एक संप्रदाय भी है, इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए, गांधार में शासन स्थापित किया एवं चांदी का सिक्का चलाया। गांधार में शासन स्थापित किया एवं चांदी का सिक्का चलाया। ठीक है। अब इस वंश में एक शासक हुआ रुद्रदामन प्रथम, जिससे जुड़ा हुआ है जूनागढ़ अभिलेख, जिसके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। गिरनार अभिलेख भी कहते हैं, गुजरात में है, तो इतिहास में अहम स्थान रखता है, उसको हम लिख लेंगे। लिखिए, शकों के सबसे प्रसिद्ध शासक। शकों के सबसे प्रसिद्ध शासक। सबसे प्रसिद्ध शासक रुद्रदामन प्रथम थे। शकों के सबसे प्रसिद्ध शासक रुद्रदामन प्रथम थे। रुद्रदामन प्रथम थे, जिन्होंने जिन्होंने जूनागढ़ जूनागढ़ अभिलेख लिखवाया। जिन्होंने जूनागढ़ अभिलेख लिखवाया, जिसे जिसे गिरनार अभिलेख भी कहा जाता है। जिसे गिरनार अभिलेख भी कहा जाता है। गिरनार अभिलेख भी कहा जाता है। किस राज्य में है? गुजरात में। तो ब्रैकेट में लिख दीजिए गुजरात, 150 ईसा पूर्व, 150 बीसी, 150 बीसी। अब ध्यान रखिएगा कि यह जो अभिलेख है, जूनागढ़ अभिलेख,
यह संस्कृत में लिखा हुआ सबसे लंबा अभिलेख है, कभी नहीं भूलेंगे। तो लिख दीजिए, ध्यान रखें कि ध्यान रखें कि यह संस्कृत में संस्कृत में लिखा गया सबसे लंबा अभिलेख है। यह संस्कृत में लिखा गया सबसे लंबा अभिलेख है। सबसे लंबा अभिलेख है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अब रुद्रदामन के बारे में जो एक दूसरी, हाँ पूछिए। हाँ, जानकार थे, विद्वान थे। ठीक है, तो याद रखेंगे। अब इनके बारे में जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, मैं चर्चा कर चुका हूं कि रुद्रदामन झील का मरम्मत करवाया, पुनरुद्धार करवाया और गौतमी पुत्र सातकर्णी को 2 बार पराजित किया। इसको भी लिख दीजिए। देखिए, इन्होंने सुदर्शन झील का मरम्मत करवाया। किसने? रुद्रदामन ने। तो हमने प्रोनाउन का यूज कर दिया है यहां पर। इन्होंने सुदर्शन झील का मरम्मत करवाया एवं गौतमीपुत्र सातकर्णी को 2 बार पराजित किया था। 2 बार पराजित किया था। तो इस कड़ी में एक जो पॉइंट है वो बहुत महत्वपूर्ण है, आउट क्वेश्चन है परीक्षाओं का, पूछा ही जाता है हर परीक्षा में। क्वेश्चन है विक्रम संवत से जुड़ा हुआ। तो कथा यह है कि इसका संबंध वैसे उज्जैन से है, एक राजा से है। कहते हैं कि एक बार ऐसा हुआ कि प्रथम सदी ईसा पूर्व में, फर्स्ट सदी बीसी में, उज्जैन के स्थानीय राजा ने शकों को हराया और 58 बीसी से, 58 ईसा पूर्व से विक्रम संवत की शुरुआत की और अपने नाम में विक्रमादित्य लगा लिया। याद रखिएगा कि इतिहास में जो राजा बहुत बली होते थे, साथ ही चक्रवर्ती राजा होते थे अथवा किसी बड़े विजय को प्राप्त करते थे, तो अपने नेम के आगे विक्रमादित्य शब्द का प्रयोग करते थे। ठीक है, और विक्रमादित्य ऐश्वर्य का प्रतीक था, विजेता का प्रतीक भी था। तो इतिहास में 14 से अधिक ज्ञात विक्रमादित्य हैं जिनके बारे में पूरी जानकारी है, और भी होंगे, कई जगह 17 भी लिखा हुआ है, लेकिन 14 ऐसे विक्रमादित्य हैं हिस्ट्री में जो ज्ञात हैं, जिन राजाओं ने अपने नाम के आगे विक्रमादित्य लगाया था। और क्यों लगाया? क्योंकि उन्होंने कोई न कोई ऐसी बड़ी विजय प्राप्त की जो ऐतिहासिक थी, जिसके बाद एक टैग लगा लिया अपने ऊपर। इसको लिख लेते हैं, 2-3 बार टिक कर देंगे इस पॉइंट को, बहुत महत्वपूर्ण है, आउट क्वेश्चन है। लिखिए, महत्वपूर्ण है कि उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने, उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने एक स्थानीय राजा ने प्रथम सदी ईसा पूर्व में शकों को पराजित किया। प्रथम सदी ईसा पूर्व में शकों को पराजित किया एवं 58 ईसा पूर्व में, इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए, 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत चलाया। विक्रम संवत चलाया तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये क्वेश्चन पूछता कैसे है? तो क्वेश्चन पूछेगा कि विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई, तो 58 ईसा पूर्व, ईसा के पहले।
जब से हमने ईस्वी काउंट करना शुरू किया है उसके 58 साल पहले। तो ध्यान रखेंगे कि जो आज की मूल ईस्वी है उससे यह पुरानी हुई, 57 साल सीनियर ज़्यादा। ठीक है, 57 साल ग्रेटर, इसको ध्यान रखिएगा। जैसे 2025 है तो 57 ईयर्स जोड़ देंगे तो वो आ जाएगा। और परीक्षा में ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जैसे आज 2022 ईस्वी है, कितना विक्रम संवत है, तो विक्रम संवत ज़्यादा होगा, 57 से बढ़ जाएगा वो। इसको ध्यान रखिएगा। एक शक संवत भी है जो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। कब से शुरू हुई है शक संवत, कौन बताएंगे? कितने ईस्वी से? वेरी गुड, 78 ईस्वी से। उसको भी हम आगे मेंशन करेंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, कनिष्क के राज्यारोहण से। वेरी गुड, फिलहाल इसको याद रख लीजिए, विक्रम संवत। अब एक नोट लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट में। नोट में लिखिए, इतिहास में 14 राजाओं को विक्रमादित्य की उपाधि मिली है। इतिहास में 14 राजाओं को विक्रमादित्य की उपाधि मिली है। विक्रमादित्य की उपाधि मिली है। जैसे जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय, कौमा हेमचंद्र विक्रमादित्य। हेमचंद्र विक्रमादित्य ये कौन है? हेमचंद्र किस काल से संबंध है? नहीं 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 नहीं, लेखक होंगे तो राजा कैसे बनेंगे? ये राजा वाले हेमचंद्र हैं, वो तो लेखक हैं। कौन बताएंगे ये किस काल के राजा थे? नाम बराबर ही है लेकिन ये राजा हैं, दूसरे हैं। आपको मैं याद दिला देता हूं। पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था उसमें किसने किसको हराया था? हेमू को हराया था, याद है? उसी हेमचंद्र का नाम हेमू है। 1556 ईस्वी, मध्यकाल में कभी चर्चा करेंगे। तत्काल याद रख लीजिए कि ये जो हेमचंद्र हैं वो मुगल काल के समय के हैं, दूसरे हेमचंद्र हैं ये। इनका नाम इन्होंने रख लिया था हेमचंद्र विक्रमादित्य। एक बड़ी विजय प्राप्त की थी इन्होंने भी, बाद में परास्त हो गए। इतिहास में ऐसे 14 ज्ञात सम्राट हैं जिनके नाम के आगे टैग विक्रमादित्य का लगा हुआ है, बड़े विजेता रहे किसी न किसी काल में। अब ऐसा नहीं है कि जो विक्रमादित्य बन गया वो कभी हारेगा नहीं, हार भी सकते हैं और आगे हार भी गए, लेकिन कभी न कभी प्राप्त किया था तो लगा लिया था। नेक्स्ट पॉइंट, आगे चलते हैं। लिखिए तीसरा में, लिखिए पार्थियन वंश। अभी हम विदेशी वंशों की कड़ी में हैं। पार्थियन वंश 200 244 ईस्वी तक लिख दीजिएगा ब्रैकेट में। 244 ईस्वी तक चेक कर लेना चाहिए सही लिखा रहा हूं कि नहीं, और इसकी कोई तिथि हमें मिल नहीं पाई है स्पष्ट। अंधकार युग का है और किसी भी स्रोत में ठीक ठीक मिलता नहीं है। थोड़ा इसको ठीक कर दीजिए, ठीक ही है। इसमें एक स्रोत में दिया हुआ है, अब कितना मान्य है इसमें लिख दीजिए 247 ईसा पूर्व से लेकर 224 ईस्वी तक, ये लिख दीजिए। 247 ईसा पूर्व से 224 ईस्वी तक, 24 ईस्वी तक, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इस काल, हाँ पूछिए। 247 ईसा पूर्व से, ठीक है, 224 ईस्वी तक, 247 BC से 224 AD तक। मेरा अंदाजा सही था, वही है। और जानकारी भी कम ही स्रोतों में दी हुई है क्योंकि इस काल के कोई ऐसे प्रमाण नहीं मिल पाते हैं तो स्पष्ट कर सकें कि ये टाइम रेंज कहाँ से कहाँ तक था। तब भी विद्वानों ने विभिन्न स्रोतों को देखकर एक आकलन कर लिया है कि इसका ये समय रहा होगा। इस काल में स्रोत बहुत कम अवेलेबल है। अब इसमें लिख लीजिए फर्स्ट पॉइंट, लिखिए मूलतः ईरान से आए थे।
मूलतः ईरान से आए थे। एवं एवं शकों का स्थान लिया। शकों का स्थान लिया। ठीक है, शकों का स्थान लिया। शकों का स्थान लिया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इस वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक, इस वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक गोंडेफेरस प्रथम, इस वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक गोंडेफेरस प्रथम प्रथम के समय सेंट थॉमस भारत आए। सेंट थॉमस भारत आए एवं ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया। सेंट थॉमस भारत आए एवं ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया। ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया। नेक्स्ट पॉइंट, अगला बिंदु, तो गोंडेफेरस का नाम याद रखिएगा। एक शासक और लिख सकते हैं, अश्क प्रथम। देखिए, अश्क प्रथम भी इस वंश का महत्वपूर्ण शासक था। अश्क प्रथम भी इस वंश का महत्वपूर्ण शासक था। ठीक है, नेक्स्ट वंश का नाम लिखिए, कुषाण वंश। कुषाण वंश, इसके स्लाइस में लिख दीजिएगा यूची, स्लाइस टोचारियन। टोचारियन को नहीं भूलिएगा, इसके कई नाम हैं, यूची या टोचारियन, इसको ध्यान में रखेंगे। इसका समयकाल भी आप लिख सकते हैं, 1 से लेकर 375 ईस्वी तक। 1 से 375 ईस्वी तक। 1 से 375 ईस्वी तक। ठीक है, अब इस वंश की कड़ी में हम 3 शासकों का अध्ययन करेंगे। तो लिखिए, इस वंश में 3 शासक महत्वपूर्ण हैं। तीन शासक महत्वपूर्ण हैं। इस वंश में 3 शासक महत्वपूर्ण हैं। पहला, कुजूला। कुजूला कडफिसेस। कडफिसेस वीमा कडफिसेस एवं कनिष्क प्रथम, जिसको हम कनिष्क के नाम से भी जानते हैं, कनिष्क प्रथम। ठीक है, यदि हम महत्ता के दृष्टिकोण से बात करें तो कनिष्क सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में कनिष्क नहीं करवाई। इसको लिख लीजिए, इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक कनिष्क था। इस वंश का
सबसे महत्वपूर्ण शासक कनिष्क था। कनिष्क था। कनिष्क था, जिसका राज्यारोहण 78 ईस्वी में हुआ। जिसका राज्यारोहण 78 ईस्वी में हुआ। जिसके उपलक्ष्य में जिसके उपलक्ष्य में शक संवत की शुरुआत हुई। शक संवत की शुरुआत हुई, जो भारत का राष्ट्रीय संवत है। जो भारत का राष्ट्रीय संवत है। जो भारत का राष्ट्रीय संवत है। ठीक है। शक संवत की शुरुआत हुई, जो भारत का राष्ट्रीय संवत है। कभी यदि आपसे पूछा जाए कि शक संवत की शुरुआत कब हुई, तो उत्तर होगा 78 ईस्वी से। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से। और ध्यान रखिएगा, कई बार साल दे देते हैं, जैसे कहेगा कि 2020 में कौन सा शक संवत चल रहा था, तो जाहिर सी बात है कि ईसा के 78 साल के बाद शुरू हुआ, ईस्वी में शुरू हुआ। तो 77 क्या हुआ, कम पड़ गया, माइनस कर देंगे उसको, 77 साल घटा देंगे उसमें से, तो क्लियर हो जाएगा। इसको ध्यान रख लीजिएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। देखिए, कनिष्क ने दो राजधानी बनाया। कनिष्क ने दो राजधानी बनाया। पहला पेशावर, जो मथुरा पाकिस्तान में है, और दूसरा मथुरा, जो उत्तर प्रदेश में है। पेशावर पाकिस्तान और मथुरा यूपी। और कहीं जगह हो तो लिख देंगे, पेशावर को ही पुरुषपुर भी कहते हैं। इसका प्राचीन नाम है पुरुषपुर। इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है। कनिष्क की भी दो राजधानियां हैं। अब एक तथ्य को और ध्यान रखेंगे कि कनिष्क को दूसरा अशोक क्यों कहा जाता है। लिखवाया था मैंने कि कनिष्क को दूसरा अशोक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, कौन बताएंगे? वेरी गुड। इसने बौद्ध धर्म का क्या किया, उद्धार किया, आगे बढ़ाया और वैश्विक प्रचार में सहयोग दिया। वेरी गुड। और चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर के कुंडल वन में कनिष्क के समय में हुई थी, ये हम लिख चुके हैं। इसी सब कारणों से कनिष्क को द्वितीय अशोक की संज्ञा दी गई है। इसको लिख लीजिए। देखिए, कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है, क्योंकि इसने बौद्ध धर्म का विकास किया। कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है, क्योंकि इसने बौद्ध धर्म का विकास किया। इसने बौद्ध धर्म का विकास किया। एक लाइन जोड़ दीजिए, बौद्ध धर्म का विकास किया। देखिए, चौथी बौद्ध संगीति कश्मीर के कुंडल वन में करवाया। चौथी बौद्ध संगीति कश्मीर के कुंडल वन में करवाया। देखिए, कनिष्क के दरबार में कनिष्क के दरबार में वसुमित्र,
कनिष्क के दरबार में वसुमित्र, चरक, अश्वघोष और नागार्जुन रहा करते थे। ये नहीं भूलेंगे, ध्यान रखेंगे। कनिष्क के दरबार में वसुमित्र, चरक, अश्वघोष और नागार्जुन रहा करते थे। चरक क्या थे? पेशे से चिकित्सक थे। तो यदि याद रखना हो तो कहीं लिख दीजिएगा, वैसे याद ही होगा। चिकित्सक थे। अब अगला जो तथ्य है वो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, इसके समय सबसे शुद्ध सोने का सिक्का चलाया गया। इसके समय सबसे शुद्ध सोने का सिक्का चलाया गया। सबसे शुद्ध सोने का सिक्का चलाया गया। ठीक है। लास्ट पॉइंट, देखिए, चीन के जनरल पेंचाओ, इसका एक और भी नाम है। पेंचाओ का एक और भी नाम है, बानचाओ। चीन के जनरल पेंचाओ ने कनिष्क को हराया था। कनिष्क को हराया था। कनिष्क को हराया था। हेडिंग देकर छोड़ दीजिए, बूस्टर फैक्ट्स। बूस्टर फैक्ट्स। बूस्टर फैक्ट्स। ठीक है। अगले कक्षा में हम बूस्टर फैक्ट्स की कड़ी में एक लंबी कतार देखेंगे तथ्यों की। जो बातें चैप्टर के मूल में हम कहीं समाहित नहीं कर पाते हैं या टेक्निकल कारण से रह जाती है, या मुझे लगता है कि विभिन्न परीक्षाओं में इस प्रश्न की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, उसे मैं बूस्टर फैक्ट्स के माध्यम से आप तक पहुंचा देता हूं। अभी हम बिहार सरकार की योजनाओं का जो तीसरा खंड है उसे देखने का प्रयास करेंगे। आप सभी तक तो मैंने पहले ही भेज दिया था। एक बार ऑन बोर्ड उसको लाते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। सभी को क्लियरली डिस्प्ले हो रहा है? एक बार बता दें कोई एक अभ्यर्थी की अक्षर स्पष्ट दिख रहे हैं आप तक? पिछली क्लास में जहां हमने इसको लीव किया था वो था सोलर लाइट वाला स्कीम। ठीक है, सोलर स्कीम था बिहार सरकार का। तो वो हम देख चुके थे। आप देख सकते हैं कि इसका उद्देश्य गांव और शहरों में सोलर स्ट्रीट लाइटें लगाकर ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सुधार करना है। और आप देखते भी हैं कि बिहार में क्या है, अब हर एक सड़क पर गवर्नमेंट की तरफ से सोलर स्ट्रीट की व्यवस्था की गई है, सोलर लाइट की व्यवस्था की गई है। और दिन में चार्ज होता है और रात में ऑटोमेटिक जलता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। जो योजनाएं सरकार की आ जाएं वो सब आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अब कहाँ कहाँ लगाई जाएगी? तो गांव की सड़क, महत्वपूर्ण स्थान जैसे स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, सरकारी भवन, धार्मिक स्थल आदि पर सोलर लाइट की व्यवस्था की गई है। और आप देखिएगा कि इसका प्रभाव देखने को भी मिलता है। वरना पहले क्या होता था? अंधेरा होता था, अब वहाँ उजाला
आ गया है, प्रकाश दिया गया है उस पर। हाल ही में दिल्ली विधानसभा के रिजल्ट्स पर आप ध्यान रखेंगे, 22-48। आम आदमी पार्टी को कितना मिला? 22 सीटें मिली, ठीक है। और बीजेपी को 48 सीटें मिली। लगभग समझिए 2 दशक के बाद बीजेपी ने वापसी की है, 2 दशक से भी अधिक। इसको परीक्षा के दृष्टिकोण से ध्यान रखिएगा। पूछा जाएगा कि दिल्ली विधानसभा के चुनाव के परिणामों में किस दल को कितने सीट मिले, किस पार्टी को कितनी सीट मिली। इसको फिलहाल समाचारों के माध्यम से याद रखिए। हम वापस से मूल बातों में आते हैं। अब देखिए अगला जो योजना है, ये तो देख लिया, पंचायती राज विभाग का है, आपने लिख लिया होगा, ठीक है। हर वार्ड में 10 सोलर लाइट लगेगी, ये सब आपने लिख लिया होगा, ठीक है। इसका देख लीजिएगा कि टोटल जो ग्रामीण क्षेत्र में है वो 1,09,647, और वार्डों में कुल मिलाकर 11,77,000 सोलर लाइटें लगाई जाएंगी। इस सबको देख लेंगे। वैसे इसमें महत्वपूर्ण बात यही है कि योजना क्या है, उसका नाम क्या है, और जारी करने वाला विभाग कौन सा है। तो विभाग का नाम हर हाल में याद रखेंगे, बिहार पंचायती राज डिपार्टमेंट। एक पद भी होता है, बीपीएससी कंप्लीट करने के माध्यम से जाते हैं, बिहार पंचायती राज ऑफिसर, बीपीआरओ कहते हैं उसे। इसको भी ध्यान में रखिएगा। अभी हाल ही में बिहार सरकार ने घोषणा किया है कि बीपीएम डीपीएम की भर्ती को रद्द किया जाएगा। जो कॉन्ट्रैक्चुअल हैं उनको हटाकर अस्थायी नियुक्ति की जाएगी। इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। नज़र में होनी चाहिए बातें। इस लाइट वाले पॉइंट को हम ऊपर करते हैं। एक चीज और देख लीजिए, इस संबंध में सर्वे कराने की जिम्मेदारी प्रत्येक गांव के मुखिया को दी गई है। किस संबंध में? सोलर लाइट के संबंध में, कि कहाँ लगाना है, कितनी आवश्यकता है। तो जाहिर सी बात है कि जो पंचायती राज विभाग में जब ही आ जाएगा तो क्या होगा, मुखिया के अंदर में उसकी जिम्मेदारी होगी। जैसे याद रखिए कि जब 2006 के बाद सबसे पहले शिक्षा मित्रों की नियुक्ति की गई थी, तो वो भी किसके अंदर था? पंचायती राज विभाग के अंदर में था। तो किसने किया, किसने भर्ती की? गांव के मुखिया के पास पावर था। और उन लोगों ने इसका दुरुपयोग करते हुए अपने सगे संबंधियों, भाई नाते, रिश्तेदार इत्यादि को क्या किया, भर्ती कर दिया, जिसका खामियाजा आज भी राज्य भुगत रहा है, ठीक है। इस सभी तथ्यों को ध्यान में रखिएगा। सरकार को भी बाद में इस चीज़ का एहसास हुआ कि हमने गलती की, लेकिन बाद में चूंकि वोट बैंक के कारण क्या हुआ, उनको भी समाहित करना पड़ा। तो जब आप प्रशासक बनते हैं तो आपसे इन चीज़ों को गहराई से पूछा जाता है कि सरकार के द्वारा कौन सी योजनाएं कितनी हित कर रहे हैं, किस किस योजनाओं से सरकार को गंभीर क्षति हुई, जिसे भविष्य में नहीं दोहराना चाहिए। आगे चलेंगे, आज के नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। इसको देखिए, मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना 2024। अब ये क्या है, इस योजना को देखते हैं। उद्घाटक कौन है? नीतीश कुमार है। याद रखने की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार तभी नहीं होंगे जब बीच में कुछ दिन सरकार क्या हुई थी, अदला बदली हो गई थी, ठीक है। समझ रहे हैं ना, जब आरजेडी की सरकार बीच में आ गई थी, उस टाइम में तेजस्वी प्रसाद यादव होंगे, अन्यथा नीतीश कुमार ही सबके उत्तर होंगे। और ध्यान दीजिएगा, इसका उद्देश्य क्या था। तो पहले योजना को देख लीजिए, मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना, नाम में ही स्पष्टता है, ठीक है। इसका उद्देश्य था कन्या भ्रूण हत्या को रोकना और लिंगानुपात में सुधार करना और जन्म पंजीकरण को बढ़ावा देना। वैसे पूरे देश की सरकार इस तथ्य पर जोर दे रही है, और देखिएगा हर एक हॉस्पिटल में यह स्पष्ट रूप से मेंशन रहता है कि यहाँ पर लिंग का परीक्षण या भ्रूण का परीक्षण नहीं किया जाता है। आप देख रहे होंगे हर जगह लिखा होता है। तो सरकार ने एक नया एक्ट ला दिया है। अन्यथा क्या होता था, गर्भस्थ शिशुओं को गर्भ में ही मार दिया जाता था पहले, यदि वो लड़की है। तो सरकार ने इस दिशा में काफ़ी प्रयास किया है। लाभार्थी राज्य बिहार है। बीपीएल परिवार में जन्मी लड़कियां, तो खैर ये बिहार का स्पेशल है तो बीपीएल पर फोकस किया है, लेकिन इसके पैरेलल में केंद्र के पास भी एक योजना है जो पूरे समग्र देश पर लागू है। इसको ध्यान रखेंगे। यह कार्य समाज कल्याण विभाग के अधीन महिला एवं बाल विकास निगम पटना द्वारा किया जाता है, ठीक है। इसमें वित्तीय सहायता भी मिलती है 2,000 रुपये प्रति वर्ष की, ठीक है, एफडी। और साथ ही उस लड़की के नाम पर, जो जिस बालिका का जन्म होगा उसके नाम पर ही एफडी मिलता है। और यह रकम यूको और आईडीबीआई बैंकों में फिक्स डिपॉजिट के तौर पर जमा की जाती है, एफडी के तौर पर जमा की जाती है।
जन्म से लेकर 18 साल तक, यानी जब तक वो अपने पैरों पर खड़ी ना हो जाए तब तक के लिए यह योजना है। बीपीएल के परिवार इससे लाभान्वित हैं। और ध्यान रखिएगा, कन्या सुरक्षा योजना का सबसे अच्छा पक्ष ये है, इससे क्या होगा, लोग हत्या नहीं करेंगे, भ्रूण हत्या से बचेंगे। ठीक है, तो इसलिए सरकार ने यह प्रयास किया है, महत्वपूर्ण है। अब इस योजना का लाभ एक परिवार की केवल 2 बेटियों को ही मिलेगा। और बिहार का निवासी होना क्या है, इसकी पात्रता है, इसको ध्यान रखेंगे। बालिकाओं का रजिस्ट्रेशन होगा इसमें। 18 साल की जब बेटियां हो जाएंगी तो क्या होगा, सरकार की ओर से पूरी एफडी पर जो ब्याज होगा वह पैसा लौटाया जाएगा। और राज्य सरकार 15 लाख बेटियों के नाम पर हर साल 2,000 रुपए की एफडी करने जा रही है, 15 lakhs, इसको भी याद रखेंगे। और यह राशि 22 नवंबर 2007 या उसके बाद जन्मी प्रत्येक लड़की को दी जाती है। इसमें कट ऑफ भी है, 22 नवंबर 2007 उसके बाद की लड़कियों के लिए लागू है, इसको ध्यान में रखेंगे। बीपीएल होना चाहिए। अब अगला है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। नाम से ही स्पष्ट है, क्योंकि अब देखिएगा पैसा तो इसमें बहुत कम मिलता है, लेकिन जो ही मिल जाता है कुछ सहयोग हो जाता है। आज भी भारत क्या है, पितृसत्तात्मकता से भरा हुआ देश है। एक समय में ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति बड़ी अच्छी थी, और अब शहरी क्षेत्रों में भी आज के दौर में महिलाओं की स्थिति में बड़ा सुधार हुआ है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में सुधार अभी भी उस स्तर का नहीं हुआ है। बेटी का विवाह होना क्या है, चुनौतीपूर्ण कार्य से कम नहीं है। पिता के लिए सदैव ही एक चिंता का विषय होता है। और सामाजिक स्ट्रक्चर ऐसा है जिसमें कई तरह की प्रथाएं हैं, कुप्रथाएं हैं। आज भी सरकार ने बहुत कोशिश की। देखिएगा कि बिहार में यदि आप किसी सेवा में जाएंगे, जैसे मैंने एक सेवा में ज्वाइन किया था बिहार में, जहां मैंने रिजाइन दे दिया, तो उसमें ज्वाइनिंग के समय में मुझसे भरवाया गया था कि आप विवाह में दहेज नहीं लेंगे। ये सभी सरकारी कर्मचारियों से भरवाया जाता है। और सही सभी लोग वहां शपथ भी लेते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, फिर दहेज भी लेते हैं, है ना। उसके बाद दहेज भी लेते हैं। अब क्या है कि अब सरकार क्या कर सकती है, किसी व्यक्ति की कितनी इंक्वायरी करे, इसका कोई तोड़ ही नहीं है। जब तक लड़की के पक्ष से कोई मुकदमा नहीं कर देगा, कोर्ट में साबित नहीं कर देगा, तब तक, समझ पा रहे हैं आप, अपराधी जो है वो पकड़ाएगा नहीं, बिल्कुल ही नहीं पकड़ाएगा जो कल्प्रिट होगा। हाँ, हाँ, प्रचार भी करते हैं, क्योंकि यह एक सामाजिक स्टेटस का प्रतीक बन चुका है। अब जिस व्यक्ति को नहीं मिला, तो समाज की स्थिति कैसी है, अनपढ़, इलिटरेट। तो इलिटरेसी के कारण क्या होता है कि आसपास के लोग उसमें फिर देखिएगा नुस्ख निकालने लगते हैं कि इस व्यक्ति में अमुक कमजोरी रही होगी, इसलिए इसको नहीं मिला। देखिए, स्वेच्छा से कोई कभी त्याग नहीं कर सकता। मैं बताता हूँ, ताला का जो उद्योग है, अलीनगर ठीक है, अलीनगर ताले के लिए विश्व प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा। तो ताला का जो उद्योग है वो क्यों चलता है, क्योंकि समाज में चोर मौजूद है। ध्यान दीजिएगा, इतना बड़ा उद्योग है ताले का। सोचिए कि यदि लोग यह मानसिकता बना पाते कि हमें चोरी नहीं करना है, तो ताला का उद्योग ही नहीं चलता। इतना जो लाखों टन का लोहा उसमें बर्बाद हुआ है और इतने श्रम लगे हैं, उसका कोई अर्थ नहीं है। उसी तरह से पुलिस डिपार्टमेंट पर जो सरकार का व्यय है, वो सिर्फ इसलिए है कि समाज में सब दिन क्या होंगे, आपराधिक मानसिकता के लोग होंगे। इसी तरह से है, मनुष्य कभी सुधर नहीं सकता, 100% संभव ही नहीं है, ये संभव ही नहीं है। ध्यान रखिएगा ना। तो शराब की जो नीति है, तो लोग क्या करेंगे, लोग शराब पीना चाहेंगे। एक बड़ा वर्ग होगा जो सदैव शराब पीने को तैयार होगा, तो फिर उसके लिए कोई ना कोई कानून। लेकिन वह कानून भी बिहार में इसलिए सफल नहीं हुआ क्योंकि ग्राउंड लेवल के अधिकारी बड़े भ्रष्ट निकले, और इसकी मॉनिटरिंग नहीं हो पाई सही से। आज भी क्या है कि शराब नीति कागजों पर ही है, ग्रामीण स्तर पर शराब नीति फिसड्डी साबित हो गई सरकार की। और यह क्वेश्चन भी पूछा गया है एक आध इंटरव्यू में कुछ अभ्यर्थियों से जिनसे मेरी बातचीत हुई, तो बताया कि पूछते हैं कई बार, ऐसा क्या कारण रहा कि शराब नीति विफल हो गई। बहुत सारे कारण हैं। उसमें एक कारण तो है कि जो स्थानीय स्तर के नेता हैं उनका इन्वॉल्वमेंट है। यदि वह जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ घुल मिलकर क्या करते हैं, कमीशन ले लेते हैं, उससे फिर लोगों को शराब मिल जाता है। ऐसे बहुत सारे कारक हैं। सत्ता पक्ष की भी कुछ ना कुछ भूमिका रहती है। मैं हाई लेवल की बात
वही है, सत्ता पक्ष में क्या है कि जो हाई लेवल पर हैं वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन जो निचले स्तर पर हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं। उसी पार्टी के लोग, जिस पार्टी की सरकार है वो भी इन्वॉल्व पाए जाते हैं। तो ऐसी कई चीज़ें हैं, और मुझे लगता है कि बहुत ही कठिन होता है ऐसी चीज़ों को रोकना, असंभव ही होता है। आज भी भारत देखिएगा कि बहुत सारी तथ्य हैं, जैसे भाषा के आधार पर, जातियों के आधार पर, धर्म के आधार पर चुनौतियों से जूझ रहा है, लैंगिक असमानताओं से जूझ रहा है। और एनसीईआरटी की किताब में तो हर तीसरा अध्याय उसी पर लिखा हुआ है, देखेंगे हम तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ भी विवाह क्या है, एक चुनौती है। सरकार यथासंभव कुछ देने का प्रयास करती है, भले ही वो नगण्य है, लेकिन कुछ न कुछ सहयोग मिल जाता है। इसको देख लीजिए क्या है, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, यह 1 अप्रैल 2006 से लागू है। प्रारंभ नीतीश कुमार जी ने किया था। और इसका उद्देश्य क्या है, तो गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना, ठीक है, और विवाहों के पंजीकरण को प्रोत्साहित करना। अब देखिए, विवाह का पंजीकरण एक बड़ा मुद्दा है, रजिस्ट्रेशन करवाइए, कोई नहीं करवाएगा, कोई नहीं करवाएगा। सरकारी एम्प्लॉय हो तो करवा भी लें, लेकिन देश वर्ग के जो लोग हैं, मुझे नहीं लगता है कि करवाएंगे। लेकिन सरकार फिलहाल इसको चला रही है, आगे जाकर कुछ कुछ न कुछ नया कानून निकाला जा सकता है। हाँ, एक बार थोड़ा दोबारा बताएं, आवाज़ थोड़ी कम मिल रही है। देखिए, पंजीकरण करवा लेंगे तो क्या होगा, करवाने वाले स्वयं को लॉस में देखते हैं, घाटे में देखते हैं। क्यों? एक तो पंजीकरण करवा लेंगे तो क्या होगा, दहेज के कारण जो हत्याएं कर देते हैं वो नहीं कर पाएंगे, रजिस्टर्ड रहेगा। समझ रहे हैं? तो पहला कारण तो यही है कि यदि उनको मनो अनुकूल दहेज नहीं मिलता है तो फिर वो बहुत तरह से बदला लेते हैं उसका। दूसरा है कि रिकॉर्ड में ना आ जाए, कल छोड़ देना हो तो क्या करें, किसी तरह से छोड़ दें। विवाह का क्या सबूत है भारत में, जो लोग विवाह करते हैं उसका क्या सबूत रह जाता है? वो तो बाद में जब अपडेट करवाते हैं अपने पहचान पत्रों पर, उसके बाद जाकर ही वो सबूत बनता है। आरंभ के 2-3 वर्षों में तो कोई प्रमाण नहीं बचता। इसीलिए सरकार ने पंजीकरण पर जोर दिया, और जनता है कि नहीं करवाना चाहती है। पंजीकरण में सबसे पहले दहेज में फंसेंगे। यदि उन पर ऐसा दावा ठोक दिया गया और साबित हो गया वो दावा, तो दिक्कत होगी। इस सब कारण से कोई नहीं करवाता है। आपने भी कभी नहीं सुना होगा कि हमारे बगल में किसी का विवाह हुआ और उसने रजिस्ट्रेशन करवाया हो उसका जाकर, कोर्ट मैरिजेस को छोड़कर। कभी सुना है? कभी नहीं सुना होगा। तो लोग नहीं करवाते हैं। बाद में जब संबंध टिक जाता है तो उसके बाद प्रमाण पत्रों पर ही दर्ज हो जाता है कि विवाहित है। ये प्रथा आज भी है। सरकार क्या करे, सामाजिक इस दुर्दशा को सुधारने के लिए सरकार ने बहुत प्रयास किया है, लेकिन सरकार के पास फिलहाल इसका कोई जो हो सकता था प्रभावशाली सॉल्यूशन वो नहीं है। आगे चलेंगे। रजिस्ट्रेशन कहाँ होता है? देखिए, जैसे आपका जो सबसे नज़दीक का व्यवहार न्यायालय होता है, देखिएगा ध्यान से, उसमें एक फैमिली कोर्ट होता है, ठीक है, फैमिली कोर्ट का नाम आपने सुना भी होगा। उसी में इसकी रजिस्ट्रेशन की एक शाखा होती है। लेकिन आपको लगता है कि जनता को क्या आवश्यकता है करवाने की? नहीं जाते हैं लोग, मैंडेटरी भी नहीं है, करवाइए, फोकस किया जा रहा है। मैंडेटरी भी कर दिया जाएगा तो भी लोग नहीं करवाएंगे। तो स्थिति है अभी। अभी देश को उस स्तर तक पहुंचने में कम से कम 50 वर्ष का समय लगेगा। ये खराब स्थिति है। आगे चलेंगे। तो प्रोत्साहित करना भी तो प्रोत्साहित ही किया जा रहा है। उसके बाद है घरेलू हिंसा। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा है, पिछड़े राज्यों में क्या होता है कि जैसे लड़की के पिता ने घोषणा कर दी कि इतना दहेज पर हम सहमत हो गए, बाद में वो किसी कारण से नहीं दे पाए, अब लड़की ससुराल चली गई है, क्या होगा? उसके साथ घरेलू हिंसा की जाएगी, टॉर्चर। कुछ दिन टॉर्चर चलेगा। यदि परिवार अत्यंत अनपढ़ है तो क्या होगा, हत्या तक के प्रयास किए जाएंगे। और ऐसे बिहार जैसे पिछड़े राज्यों में 1-2 मामले नहीं हैं, ऐसे मामले साल में हजारों में आते हैं, ऐसे केसेस। उसको भी ध्यान रखिएगा। बाल विवाह, यह सबसे बड़ी चुनौती है। बाल विवाह सबसे बड़ी चुनौती है। जब तक एक लड़की, लड़कों पर भी ये लागू होता है, लड़कियों पर ज्यादा, जब तक वो परिपक्व नहीं हुई, देखिएगा कि 18 वर्ष से कम की ही है, उसका विवाह करा दिया। जीवन के विषय में कुछ सोच नहीं पाए, विवाह हो गया। जब तक पता चला तब तक विवाह हो गया है।
इसको भी रोकने का पूरा प्रयास जारी है, और इस पर तो खैर कानून बने हुए हैं। यदि कोई केस करता है, इस पर मुकदमा दायर करवाता है, एफआईआर करता है, तो निश्चित रूप से माता पिता के दोनों पक्षों को सजा हो जाएगी। लड़के के लिए 21 वर्ष है न्यूनतम, और लड़की के लिए 18 वर्ष है। आप देखिएगा रेडियो के माध्यम से भी इसका प्रचार काफी किया जाता था। आगे चलेंगे। अब इस योजना का लाभार्थी कौन है? तो बीपीएल परिवार, अथवा वे परिवार जिनकी वार्षिक आय 60,000 से कम है, यानी जिनकी मासिक आय 5,000 रुपए से कम है, वो इस योजना के लाभार्थी हो सकते हैं। और समाज कल्याण विभाग इस योजना को लागू करता है। इसमें क्या मिलता है? तो विवाह के लिए 5,000 रुपए का प्रत्यक्ष अंतरण डीबीटी के माध्यम से मिलता है। अब आप समझ ही रहे हैं कि 5,000 में आजकल क्या हो सकता है? मेरे हिसाब से कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन चूंकि सरकार के पास मजबूरी है, उतना बजट नहीं है, और सरकार इसलिए तो पैसा देगी नहीं कि दहेज देने के लिए आप 5 लाख रुपया लीजिए, वो तो नहीं देगी। वह विवाह के बेसिक प्रक्रियाओं को संपन्न करने के लिए 5,000 देती है। ठीक है, जैसे अब लोग अपनी तरफ से बहुत कुछ ऐड कर देते हैं, लेकिन सरकार देती है कि आप मंदिर में जाकर विवाह कर लीजिए, कोर्ट में जाकर विवाह कर लीजिए, इसका पैसा देती है 5,000। न्यूनतम संसाधन के रूप में उपयोग करती है पैसे का। इसको भी ध्यान रखिएगा। पात्रता पता ही है कि विवाह के समय लड़की की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। इससे कम उम्र की लड़कियों के लिए यह योजना मान्य नहीं है, और लड़के की आयु 21 वर्ष की होनी चाहिए। 2007 के 22 नवंबर से यह लागू है। उसके बाद जन्म लिए हुए लोग इसके अधीन, इसके दायरे में आ सकते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाइन है। यह योजना न केवल वित्तीय सहायता प्रदान करती है, बल्कि गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के आयोजन में भी मदद करती है। अब क्या मदद करेगी? ठीक है, कितने लोग अपना विचार रखना चाहेंगे? 5,000 में कितना मदद हो सकता है आज के समय में? कौन बताएंगे? मेरे हिसाब से कुछ नहीं हो सकता है। मेरे हिसाब से कुछ नहीं हो सकता है। ये सिर्फ एक मंदिर में भी नहीं हो सकता है। मंदिर में भी नहीं हो सकता है। मंदिर, न्यास इत्यादि में जो बोर्ड लगा होता है, उस बोर्ड में देखिएगा तो उसमें भी कम से कम 10-15 हज़ार रुपए की जरूरत पड़ती है। लेकिन चूंकि सरकार अपने हिसाब से तथ्यों को देखती है। ठीक है, देखिएगा कि आज भी सरकारी आंकड़ों में जो एक समोसा का मूल्य है वो 2 ही रुपया है, लेकिन बाजार में वो 10 से 15 रुपए के आसपास पहुंच गया है। लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में आज भी क्या है? 2 रुपीज़ है। सरकार उसके हिसाब से चलती है। खैर, लेकिन जो भी है, थोड़ा ही सहयोग मिल जाए, ध्यान रखिएगा। अब आगे चलेंगे। जब कभी अधिकारी बनेंगे तो ऐसी योजनाओं को लागू करने का अवसर मिलता है। हम्म। नहीं, उनको ग्राउंड लेवल का पूरा नॉलेज रहता है। ऐसे ही जो आपका प्रश्न है इस बार, लेकिन होता क्या है कि जब आप सरकारी विभाग में कार्य करेंगे, मैं तो कार्य करता हूं तो इस चीज़ को फेस करता हूं, आप किसी भी तथ्य को निराधार रूप से नहीं रख सकते। ठीक है, आप जो भी तथ्य पेश करते हैं, जैसे मान लीजिए कि सरकार ने राय मांगा और एक टीम गठित की, उस टीम में जो विचार दिया, वो सरकारी आंकड़ों को देखकर ही दिया जाता है कि महंगाई का स्तर क्या है, वो सब देख कर दिया जाता है। तो रिजेक्ट ना हो, इसीलिए वो ऐसा प्रपोजल रखते हैं जो प्रपोजल पास हो जाए। और दूसरा क्या है कि जितना कम का बजट दिखाएंगे, जितना कम का बजट दिखाएंगे, उन्हें उतना बड़ा अवार्ड भी तो मिलता है। नहीं मिलेगा? अवार्ड मिलता ही है। यही वो अधिकारी हैं जिसने सरकार के राजस्व को बर्बाद होने से इतना बचा दिया, और काम भी हो गया इसमें। तो मध्य मार्ग अपना लिया जाता है, और यही देश के पिछड़ेपन का। हाँ, देखिए, इसका उद्देश्य है, इसका मुख्य जो उद्देश्य है वो है प्रोत्साहन, कि जो बीपीएल परिवार में है या कम आमदनी वाले परिवार में, वो विवाह का खर्च उठा लें। ये ठीक ठीक वैसी ही योजना है जैसे कबीर अंत्येष्टि योजना है। देखिएगा कि किसी व्यक्ति की अचानक मृत्यु हो गई और बीपीएल परिवार में है, तो पहले 12,000 रुपये मिलते थे अंत्येष्टि के लिए। देखिए, जाहिर सी बात है कि 12,000 रुपये में अधिक से अधिक क्या हो सकता है? अंत्येष्टि ही हो सकता है। उसके बाद जो कोई वैदिक कर्म इत्यादि है, तो सरकार क्या कहती है कि हम किसी धर्म को नहीं मानते। देख लीजिए, हम धर्मनिरपेक्ष हैं। ठीक है, मामला वही है। अब सरकार क्या कहती है कि विवाह करने का मतलब, आपने सही कहा, वो रजिस्ट्रेशन ही है, लेकिन फिर भी
प्रोत्साहन राशि के तौर पर देती है कि आपको जो खर्च करना है कर लीजिए, वही देती है कि जाइए और कोर्ट में जाके रजिस्टर्ड करवा लीजिए। लेकिन सामाजिक तौर पर क्या होगा, विफल हो जाएगा। इसी तरह कबीर अंत्येष्टि योजना में जो 12-13 हज़ार रुपये की राशि मिलती है, मैं नहीं समझता हूँ कि अंत्येष्टि से अधिक उससे कुछ हो सकता है। उसके बाद जो भी करना है, अब प्रश्न उठता है कि उसके बाद के कर्म को करना है या नहीं करना है। तो जो सोसाइटी का सामाजिक बनावट है समाज का, वो आपसे करवा के रहेगा। दो विकल्प बचते हैं, या तो उस सब की बात मान लीजिए, या फिर क्या कीजिए, क्षेत्र छोड़ के भाग जाइए, निष्कासित हो जाइए वहां से। दो ही स्थितियां बनती है। अब जो गरीब व्यक्ति है उसके लिए सरकार से बड़ा क्या होता है, समाज हो जाता है, क्योंकि सरकार उसको प्रत्यक्ष रूप से काम नहीं आती है। यही सब चुनौतियां हैं, और इस सब पर थोड़ा उत्तर भी तैयार रखिएगा अपना। इंटरव्यू में ऐसे ऐसे ही बिंदुओं पर विचार जाने जाते हैं आपके, और इंटरव्यू के पैनल को भी पता है इसका कोई सोल्यूशन अभी नहीं है, क्योंकि उसके पहले कई 100 अधिकारी आए और चले गए, कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। लेकिन आपके विचार थोड़े से पॉजिटिव होने चाहिए इस पर, जो उनको प्रसन्न कर सके, तत्काल लगे कि हाँ, यदि आप जाएंगे तो बदलाव आ जाएगा, आपके बाद एक नया युग शुरू हो सकता है। इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलेंगे। नेक्स्ट है उसके बाद, अब देखिए, ये है कि गरीब परिवारों की बेटियों के लिए बहुत फायदेमंद है और उन्हें समाज में सम्मान और सुरक्षा प्रदान करती है। तो ये सिर्फ कागज पर करती है, इसको भी ध्यान रखिएगा। हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। आलोचना में जवाब देना हो तो लंबे पंक्तियों में जवाब दे सकते हैं। आगे चलेंगे। अगला है बिहार मुस्लिम महिला तलाकशुदा या परित्यक्ता योजना। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है, आगे चलेंगे, क्योंकि माइनॉरिटी से जुड़ा हुआ है। और बिहार में याद रखिएगा कि राजभाषा के रूप में हिंदी के बाद उर्दू बिहार की क्या है, दूसरी राजभाषा है। इसको कभी नहीं भूलेंगे, है ना, इसको याद रखिएगा। अब मुस्लिम महिला के बारे में क्या है, देखिए, बिहार मुस्लिम महिला तलाकशुदा या परित्यक्ता योजना 2006-7 से लागू है। सीएम नीतीश कुमार उस टाइम में भी थे। और ध्यान रखिएगा कि महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करके उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। बेसिक वही है कि तलाक हो जाए उस स्थिति में दी जाएगी सहयोग राशि। अब क्या मिलेगा, अब देखिए कैसे मिलेगा। तो योजना का लाभ उन महिलाओं को मिलेगा जो तलाकशुदा हैं लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर हैं, या जिन महिलाओं के पति पूरी तरह से मानसिक रूप से क्या है, विकलांग है, या तो तलाक दे दिया है, अथवा पति तो जीवित हैं लेकिन मानसिक रूप से पूर्णतः विकलांग है, अर्थात कुछ नहीं कर सकते, आजीविका के लिए कुछ नहीं कर सकते, और इसका बाकायदे मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए, तब जाकर इस योजना का लाभ मिल सकता है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के द्वारा मिलता है, और 25,000 रुपया 2017-18 के बाद से मिलने लगा है, 1 साल का। और यह 18 से लेकर 50 वर्ष तक के महिलाओं के लिए है। यानी यदि मासिक देखा जाए तो लगभग 2,000 से कुछ अधिक की राशि महीने की मिलती है। इसको ध्यान रखिएगा। इतना मिल जाता है कि व्यक्ति मरेगा नहीं, मृत्यु से बच जाएगा किसी तरह से। देश स्वयं मेहनत करना पड़ेगा। आगे चलते हैं। आवेदक की आय सभी स्रोतों से मिलाकर 4 लाख रुपए से अधिक की नहीं होनी चाहिए, और पति का तलाक प्रमाण पत्र होना चाहिए, और आवेदक के पास 2 स्थानीय गवाह भी होना चाहिए जो उनके रिलेटिव ना हो। ठीक है, पूरा पता व्याख्या सहित जो भी है। और इस योजना के तहत बिहार का ये गलत लिखा हुआ है, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग होगा यहाँ पर, माइनॉरिटी कल्याण विभाग। पहले महिलाओं को 10,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करता था, लेकिन इसको बढ़ाकर अब 25,000 कर दिया है। इस योजना को बस ध्यान रख लीजिएगा। 2018-19 से लाभार्थियों को यह सुविधा ई कल्याण पोर्टल के माध्यम से मिल रही है, इसको नहीं भूलेंगे। ई कल्याण पोर्टल को परीक्षा के दृष्टिकोण से ध्यान रखेंगे। इसका कौन सा पोर्टल है इसको याद रखिएगा। जैसे अभी जमीन सर्वे का पोर्टल क्या है, DLRS, ठीक है, irsbihar.government.in। तो ऐसे ऐसे पोर्टल्स को ध्यान रखिएगा, देखते रहिएगा थोड़ा सा। पेंशन के लिए क्या है, वृद्धा पेंशन के लिए बताए थे। वृद्धा पेंशन के लिए वेबसाइट का नाम क्या है, SSP-MIS बताए थे। SSP-MIS को ध्यान रखिएगा, वेबसाइट के नाम पूछे जा सकते हैं। अगला है बिहार बेरोजगारी भत्ता योजना। अब देखिए, ये एक नई योजना है जो बहुत चर्चा में है। अब इसमें क्या होगा, जो राज्य के शिक्षित बेरोजगार हैं उनको 1,000 रुपया महीना मिलेगा, और 2016 में इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, यह क्यों किया गया, इसलिए किया गया कि जो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं उनको 1,000 रुपये की मासिक क्या होगी, पेंशन मिलेगी, ताकि वो क्या कर सकें, अपने आप को सही दिशा में लगा सकें। ठीक है, वैसे
मोबाइल रिचार्ज करने के बाद कितना बचेगा इसमें से? बहुत कम पैसा बचेगा। और आजकल क्या है, मोबाइल रिचार्ज करना कैरियर के लिए बहुत ज़रूरी है। वो रिचार्ज ना हो तो एक भी काम ना हो। तो राशि तो बहुत कम है, लेकिन जो भी है उसको ध्यान रखेंगे। सीएम नीतीश कुमार हो जाएंगे। इसका प्राथमिक लक्ष्य बिहार में शिक्षित बेरोजगार युवाओं को 1,000 रुपये मासिक बेरोजगारी भत्ता प्रदान करना है। और याद रखिएगा, अब इसमें लिखा है कि वित्तीय सहायता प्रदान करके बेरोजगार युवाओं के जीवन स्तर को बढ़ाना, ताकि वे स्वयं और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। तो मैंने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार संसाधन को ध्यान में रखते हुए ही पैसा देती है। जितना देती है वो न्यूनतम होता है, इसको ध्यान रखेंगे। आगे चलेंगे। कौन देता है? तो शिक्षा विभाग और विकास एवं श्रम संसाधन विभाग की ओर से दिया जाता है। और यह 2 साल तक ही मिलेगा। 2 साल में कहीं ना कहीं जीवन सेट करना पड़ेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखना है। और इसकी आयु है 20 से 25 साल के बीच। क्वालिफिकेशन है कि, हाँ दोबारा बताइए। अच्छा, और घटा दिया है अभी? यह 2024 के आंकड़ों के हिसाब से मैंने लिखा है इसमें। फिर देख लीजिएगा, अपडेट हो गया हो तो। पहले 20 से 25 साल में मिलता था। और लड़के लड़कियों ने यदि 12वीं पास कर लिया हो न्यूनतम, या ऊपर की पढ़ाई की हो, तो यह मिल सकता है। इसमें परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। और ये बातें सामान्य ही हैं, तो आप जानते हैं। एक है हर घर नल जल योजना, जो सरकार की सबसे फ्लॉप योजनाओं में से एक है। लगा तो दिया, लेकिन जमीनी स्तर पर यह काम नहीं कर सका। इसमें जबरदस्त करप्शन हुआ। तो इसको भी देख लीजिए कितना सफल रहा। बिहार सरकार ने वर्ष 2016 में हर घर नल का जल योजना की शुरुआत की। यह योजना थी बहुत अच्छी, ध्यान रखिएगा। जो प्लानिंग था वो काफ़ी शानदार प्लानिंग था, और इसके लिए बहुत बड़ा बजट आया हुआ था। लेकिन हुआ क्या, स्थानीय स्तर पर आते आते वो क्या हुआ, भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया। और जनता को अंत तक कुछ नहीं मिला इसमें। आज लगभग गांव में नल खराब पड़े हुए हैं, या किसी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उसका कोई रिपेयरिंग नहीं हुआ है। तो देखिएगा, 2016 की योजना है। और इसमें क्या क्या बातें थी। तो मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चित योजना, कि पीने का जल सुरक्षित हो सके, उसमें क्वालिटी की निश्चितता हो। ठीक है। और उसके बाद ध्यान रखिएगा कि मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना भी इसमें शामिल थी। नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन किया था। 2 करोड़ लाभार्थी परिवार इसमें शामिल हैं। पाइप से पानी उपलब्ध होना है, इस सबको ध्यान रखिएगा। 4291 ग्राम पंचायत के सभी घरों में सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण जल सेवा को बहाल करना था। और 3079 फ्लोराइड प्रभावित वार्डों, 2556 आर्सेनिक प्रभावित वार्डों, और 20,000 से अधिक आयरन प्रभावित वार्डों को नल का साफ पानी अवेलेबल करवाना इसका मुख्य उद्देश्य था। कि आर्सेनिक, क्लोराइड और आयरन से युक्त जो पानी है, जिससे लोग बीमार पड़ जाते हैं, कैंसर हो जाता है, तो ऐसे विषाक्त पानी से जनता को फ्री किया जाए, मुक्त किया जाए, और बेहतर जल की सेवाएं दी जाए। हाँ, बहुत अच्छा। लेकिन स्थानीय कारणों से, गलत राजनीतिक अप्रोच के कारण क्या हुआ, गड़बड़ा गया। आगे चलते हैं। में और कोई बात यदि महत्वपूर्ण हो तो देख लीजिए। 143 नगर निगम में भी, इसको भी ध्यान रखिएगा। इस योजना का बजट बहुत बड़ा है, 1295 करोड़ रुपए है, इसको ध्यान रखिएगा। और कौन लागू करता है? तो पंचायती राज विभाग। ठीक है। आगे चलेंगे। इस योजना को आप जानते हैं पहले से। नल जल योजनाओं का लाभ लेने हेतु प्रत्येक परिवार को 30 रुपया प्रति माह शुल्क देना पड़ता है। महीने का 30 रुपया देना पड़ता है। ध्यान रखेंगे कि मैंने एक ऐसी घटना भी देखी है जिसमें एक व्यक्ति ने 30 रुपया नहीं दिया, वार्ड मेंबर के साथ झगड़ा हो गया, और आपस में मारपीट के कारण आज दोनों क्या है, मुकदमा लड़ रहे हैं। एक ऐसा भी केस मैंने देखा है। इस तरह से बहुत सारे केसेज हैं, ध्यान रखिएगा। तो जनता भी है, हम 30 रुपया नहीं देंगे। इसी सब के कारण क्या हुई, योजना प्रभावित हो गई। और वार्ड मेंबर के स्तर पर भी क्या हुआ, करप्शन हुआ। उस पैसे को बहुत ऊपर तक पहुंचाया गया, और उससे क्या हुआ, तो धीरे धीरे यह तंत्र पूरा खराब हो गया, और आज विपन्नता की हालत में है। आगे चलेंगे। अगला है मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता। ठीक है, MVUSY।
इसको ध्यान रखिएगा। इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण है एक दृष्टि में देख लीजिए। इसमें 13,114 करोड़ की सब्सिडी का उपहार है। बिहार विद्युत विनियामक आयोग द्वारा 24% की बढ़ाई गई बिजली की दर का क्या है, कोई असर नहीं होगा उपभोक्ताओं पर। थोड़ा इसको देख लेते हैं। ये क्या है, 2018 में लॉन्च हुआ है, नीतीश कुमार जी ने लॉन्च किया है। विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरों पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी। और ध्यान रखिएगा, इसके जो लाभार्थी हैं, कृषि उपभोक्ता, संभावित रूप से अन्य उपभोक्ता भी इस श्रेणी में आ सकते हैं। और कृषि उपभोक्ताओं को 0.70 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से चार्ज लगेगा। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। बजट का आकार बहुत बड़ा है, 13,114 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं और चालू वित्तीय वर्ष में 15,343 करोड़ रुपए 24 वाला आंकड़ा है ये। इनको भी देख लीजिएगा, ऊर्जा विभाग जारी करता है। ठीक है, और एक चीज देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 23 फरवरी 2024 को गरीबों को कम से कम 200 यूनिट फ्री बिजली उपलब्ध कराने की विपक्ष की मांग को खारिज कर दिया। ध्यान रखिएगा, विपक्ष ने यह मांग दिल्ली को देख के मॉडल को देखते हुए उठाया था। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने सभी नागरिकों को 200 यूनिट की फ्री बिजली देने का ऐलान किया था और दिया भी है। इसी तर्ज पर बिहार में विपक्ष ने इस मांग को उठाया था, लेकिन खारिज हो गया, विधानमंडल में पास नहीं हो सका। क्योंकि बिहार एक बड़ा राज्य है और वहाँ 200 यूनिट पर हेड यदि बिजली फ्री मिले तो क्या होगा, ऊर्जा विभाग की स्थिति क्या होगी, खराब हो जाएगी, चल नहीं पाएगा, अभी उस स्थिति में नहीं है। कृषि क्षेत्र पर इसका प्राथमिक फोकस था, इसको ध्यान रखेंगे। अगला है गंगा उद्वह योजना। इससे जुड़ी हुई योजना हमने देखी भी थी एक बार। गंगा जल उद्वह परियोजना के तहत करीब 151 किलोमीटर लंबी पाइप बिछाकर मोकामा से मरांची से गंगा जल निकालकर बोधगया, राजगीर, नवादा शहर, तो बता दिया था कि दक्षिण बिहार में जहां पर जल की कमी है वहां पाइपलाइन के माध्यम से शुद्ध जल पहुंचाने की योजना, ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी। इसको बस देख लीजिएगा पिछले वाले सेट में। दक्षिण बिहार के लिए राजगीर को नहीं भूलिएगा, इसमें गया, राजगीर और नवादा तीनों महत्वपूर्ण हैं। जल संसाधन विभाग इसको जारी करता है। 2386 करोड़ का बजट है, एक दृष्टि सब पर दे देंगे, ध्यान में रहेगा। इसमें एक चीज ध्यान देंगे, गंगा उद्वह योजना के तहत गया जिले के मोहदहा प्रखंड के तेतर गांव में बने बांध में गंगा जल का भंडारण किया जाएगा। गया को याद रख सकते हैं इस कड़ी में, जो महत्वपूर्ण है। 9 लाख की आबादी की प्यास बुझ सकेगी। तो यह सब थी बेसिक बातें। यदि योजनाएं आपके दिमाग में रह जाती हैं तो कई बार क्या होता है कि परीक्षा में इससे जुड़ा हुआ यदि कोई भी प्रश्न आता है और आप करंट फ्लो में होते हैं तो आप अन्य अभ्यर्थियों से कम 2-3 नंबर आगे निकल जाते हैं। अगले क्लास में हम क्या करेंगे, तो जैसे मुझे याद है कि बिहार में हमने मार्च 2023 तक का करंट पढ़ा है, एक बार कोई कंफर्म करें बिहार में विशेष में। और केंद्र वाले में, नेशनल इंटरनेशनल में भी मार्च तक हुआ है, मार्च तक। कल हम क्या करेंगे, कल एक बड़ी क्लास लेकर और विस्तार से हम एक एक तथ्य को देखते हुए अप्रैल 2023 को पकड़ेंगे और एक क्लास में उसको खत्म कर देंगे बिहार से संबंधित, जो बहुत महत्वपूर्ण होगा। और बूस्टर फैक्ट्स जो मौर्योत्तर काल में हमें लिखना है उसकी भी हम शुरुआत करेंगे। और जब मौर्योत्तर काल हो जाएगा तो गुप्त और हर्ष काल बचेगा, इसको भी देखा जाएगा। और इसी तरह से हम मध्यकाल के भारत में प्रवेश कर जाएंगे और क्लास की स्पीड को अब थोड़ा सा बढ़ा देंगे, क्योंकि मध्यकाल में क्या है कि चीज़ें याद करने के लायक ज़्यादा है, समझने वाला भी है, लेकिन मेमोराइजेशन पर आधारित अधिक तथ्य हैं, उसको देखते हुए चलेंगे। फिर जब आधुनिक काल में जाएंगे तो वहाँ क्या होगा, वहाँ कंसेप्ट के साथ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कक्षा की समाप्ति की घोषणा करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को कक्षा समझ में आ रही होगी। ठीक है, सभी का धन्यवाद। आप लीव कर सकते हैं। शुभरात्रि।